वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। आज हम थर्ड सेट के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, देखो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू वन स्पीसीज हैव सेम कैरेक्टर्स, राइट एनी 3 रीजंस फॉर दिस सिमिलैरिटी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सेम स्पीसीज के क्या है ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सिमिलैरिटीज क्यों होती है, उसको आपको रीजन देना है। ठीक है, तो रीजंस क्या है, देखो। पहला रीजन क्या दिया हुआ है, जीन पूल आर सेम इन वन स्पीसीज। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं जीन क्या होता है। ठीक है, जीन क्या है, ये डीएनए का एक स्मॉल पार्ट होता है। ठीक है, जो कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, जीन पूल आर सेम इन अ वन स्पीसीज। तो एक स्पीसीज या सेम स्पीसीज में जो जीन पूल होता है, ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेकेंड क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस आर सेम इन वन स्पीसीज में रिप्रोडक्शन प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलती है, सिमिलैरिटी हमको देखने को मिलती है। थर्ड क्या है, जीन फ्लो आर ऑल्सो सेम इन वन स्पीसीज ऑफ अ ऑर्गेनिजम्स। जो जीन फ्लो होता है, मतलब एक जनरेशन एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में जा रहा है जो, ठीक है, सो ये जीन फ्लो भी हमारा क्या रहता है, सेम, जिसकी वजह से सिमिलैरिटी हमको देखने को मिलती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज सॉल्ट, हाउ द नेचर ऑफ सॉल्ट इज डिसाइडेड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल ऑफ NH4NO3 एंड Na2CO3। ठीक है, इसमें आपको सॉल्ट को डिफाइन करना है, उसका हम नेचर कैसे डिसाइड करते हैं वो बताना है इन दोनों की हेल्प से। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हमको एक्सप्लेन करना है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, सो सॉल्ट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मेनली सोडियम क्लोराइड, दैट वी यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड एंड एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, ये तो आपका ऐसे डेफिनेशन हो गया। और सॉल्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो सॉल्ट क्या होता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को कंटेन करके रखता है। ठीक है, सॉल्ट का एक कंपाउंड है जिसका एक पार्ट क्या रहता है, पॉजिटिव होता है, और सेकंड पार्ट क्या होता है, नेगेटिव रहता है। ठीक, जैसे कि NaCl की बात की गई है यहाँ पे। NaCl क्या करता है, Na प्लस शो करता है, Cl माइनस शो करता है। ठीक, तो एक पार्ट हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव आयन, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव आयन का। तो ऐसा कंपाउंड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को कंटेन रखता है, और ये एसिड और बेस के मिलने से फॉर्म होता है। ठीक है, सो ये सॉल्ट का डेफिनेशन हो गया। अब हम नेचर कैसे डिसाइड करते हैं किसी सॉल्ट का, कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड से बना रहे हैं तो वो एसिडिक नेचर होगा, और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस से बना रहे हैं तो वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें NH4NO3 का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करना है। तो NH4NO3 फॉर्म कैसे हुआ है, तो देखो ये बनता है HNO3, जो कि क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड। सेकेंड हम क्या लेंगे, NH4OH, ये क्या है, एक तरह का वीक बेस है। ठीक, देखो यहाँ पे आपको H प्लस आयन मिलेगा, यहाँ OH माइनस आयन मिलेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये एक वीक बेस हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से क्या बन रहा है, आपका NH4NO3 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया है, इसलिए ये हमारा एसिडिक नेचर का है। ठीक, वैसे ही जो Na2CO3 है, ये एल्केलिन या बेसिक नेचर का क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। ठीक है, सो डिपेंड, इसका नेचर किस पर डिपेंड करता है कि आपने कैसा कंपाउंड लेके इसको बनाया है, वो एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड से लेके बनाया हो या स्ट्रॉन्ग बेस से लेके बनाया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल थर्मोमीटर बाय शोविंग लोएस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन इट। तो देखो यहाँ पे आपसे फ़ारेनहाइट स्केल का डायग्राम पूछा गया है। फ़ारेनहाइट स्केल को आपको ड्रॉ करके बताना है, और उसका लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर शो करना है। तो यहाँ पे हमने तीनों स्केल ले लिया है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये तीनों स्केल के डायग्राम आपको पता होने चाहिए। देखो डायग्राम कैसे बना हुआ है, इसका लोवेस्ट, तीनों के लोवेस्ट पॉइंट्स
ठीक है। से केल्विन में लोवेस्ट कितना है 273 केल्विन है। सेल्सियस में लोवेस्ट 0 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में लोवेस्ट कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। केल्विन का हाईएस्ट कितना है 373, सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। ठीक है। और आप ड्रॉ शो कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए 310, 37 और 98.6 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका ड्रॉ हो गया। इस पे बेस और एक फेमस क्वेश्चन है, वो क्या पूछता है स्केल कन्वर्जन। ठीक है। तो स्केल कन्वर्जन के लिए भी आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर याद होना चाहिए। जब आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट याद रहेगा तभी आप वैल्यू में पुट कर पाओगे। ठीक है, सॉरी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर पाओगे तभी निकाल पाओगे। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन बोथ ग्रुप 1 और ग्रुप 17। डू यू अग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव आर्ग्यूमेंट। आपको बताना है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं, ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आपको एक आर्ग्यूमेंट देना है। तो हाँ, इसको आप ये क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल एग्री करते हैं इस पे। ठीक है, एग्री होगा क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो होता है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। कैसे, देखो रीजन यहाँ पे बताया गया है, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है। ठीक है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो एटम विच इज प्रेजेंट इन के ऑर्बिट। अब ऑर्बिट हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, ये के हो गया, एल हो गया, एम हो गया और ये हो गया एन। के, एल, एम और ये क्या हो जाएगा हमारा एन। ठीक है, सो हमें हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट या फिर के ऑर्बिट में ही एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। ठीक है, सो हाइड्रोजन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन कैन मेक H प्लस आयन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे के H प्लस आयन फॉर्म कर सकता है, जो कि किसकी तरह सिमिलैरिटी शो कर रहा है, ग्रुप 1 की तरह। क्योंकि ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन शो करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 की तरह सिमिलैरिटी शो कर दिया। अब आगे चलो देखो, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 is also possible for hydrogen that by receiving 1 electron it can make H minus ion also। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेना, H minus ion also। अब हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर H माइनस आयन भी शो कर सकता है, जो कि ग्रुप 17 की जो ग्रुप 17 की क्या है क्वालिटी है। क्योंकि ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन शो करते हैं। ठीक है, सो ये क्या किया हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन H प्लस भी बना रहा है और हाइड्रोजन S माइनस आयन भी बना रहा है। ठीक है, सो ये दोनों की तरह ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों की तरह सिमिलैरिटी शो कर रहा है। तो बिल्कुल हम इस, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस पढ़ा था, अभी प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस देखते हैं क्या रहता है। तो प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा रहता है, प्लेन रहता है। ठीक है, ये देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहता है, प्लेन होता है। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा रहता है, कॉन्वेक्स। ये आपका ये रहेगा। ठीक है, इसका सरफेस प्लेन रहेगा। सेकेंड क्या है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है वो कैसा रहता है, ऑलवेज इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल रहेगा और सिमिलर इन साइज और एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का ही फॉर्म होगा इमेज आपका। ठीक है, यहाँ कॉन्वेक्स में क्या होता है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स कैसा रहता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज से स्मॉलर होता है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर गेट्स लेटरली इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और यहाँ इट कन्वर्जेस द लाइट रेज। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज करता है, मीन्स एक पॉइंट पे लाइट रेज आके क्या हो जाती हैं, मिल जाती है। कन्वर्ज होना मतलब एक पॉइंट पे आके मिलना,
और डाइवर्ज का मतलब फैलना, ठीक है। सो ये डिफरेंस हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ठीक है। 4 मार्क्स के, आपके 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। तो चलो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्या है, चूज द एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग पेयर्स विच हैज बिगर साइज एंड राइट द रीजन ऑल्सो। आपको पेयर दिए गए हैं, देखो पहला पेयर क्या है, मैग्नीशियम और क्लोरीन का है, और सेकेंड पेयर किसका है, सोडियम और पोटेशियम का है। तो आपको बताना है इन दोनों पेयर में किसके एटम का साइज बड़ा होगा, ठीक है। सो देखो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है 12 और क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17। अब कई बच्चों ने तो पहले ही गेस कर दिया होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन 12 है तो इसका साइज छोटा हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन 17 है तो इसका साइज बड़ा हो गया, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा मैग्नीशियम है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, बट इसका साइज क्या होता है, क्लोरीन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, ठीक है। देखो बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, सो इन पीरियड रेडियस ऑफ एटम रिड्यूसेस, रेडियस ऑफ एटम क्या होता है, रिड्यूस होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल समझ लो, ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, ठीक है, पीरियोडिक टेबल है। अब जब आप, ये आपका लेफ्ट है ये आपका राइट है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होता है, हमारा रेडियस ऑफ एटम क्या होता है, रिड्यूस होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग चार्ज इन न्यूक्लियस, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स जो आपका न्यूक्लियर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से आपके एटम का साइज क्या होता है, छोटा होते जाता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस अटैच इलेक्ट्रॉन्स मोर बाय विच साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस, साइज ऑफ मैग्नीशियम इज बिगर देन द क्लोरीन। सो आपके मैग्नीशियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और क्लोरीन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे बड़ा है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड में सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं। अब सोडियम और जो पोटेशियम होता है ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। डिफरेंस ध्यान रखना, मैग्नीशियम और जो क्लोरीन था ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स थे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट की बात चल रही थी, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है, किसकी वजह से, क्योंकि जो आपके क्या है न्यूक्लियर चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सोडियम और पोटेशियम की, जो कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये जैसे सोडियम है और इसके बाद आता है पोटेशियम, ठीक, तो एक ही ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन सॉरी एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का कितना है 19 है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल बोल सकते हो कि पोटेशियम का क्या होगा, साइज बड़ा होगा, बिगर देन होगा सोडियम से, ठीक है। देखो बाय मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ठीक है, साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ऑर्बिट बढ़ते हैं, ठीक है। सो द रीजन इज बाय गोइंग डाउन वन न्यू ऑर्बिट जॉइंट्स, एक नया ऑर्बिट ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, बाय विच डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट इंक्रीजेस, साइज ऑफ पोटेशियम इज बिगर देन सोडियम। तो पोटेशियम का साइज आपका बड़ा होगा और सोडियम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम and from left to right in modern periodic table, how do the following properties change। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज दी गई है, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब ये सारे आपके पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे चेंज होता है ये बताना है। सबसे पहला देखो क्या दिया गया है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होगा वैलेंसी का, तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या गेन करे वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, ठीक है। सो जब आप टॉप टू बॉटम आओगे, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, वैलेंसी रिमेन्स द सेम। वैलेंसी कैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वैलेंसी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। इन द पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे
तो पीरियड वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। ठीक है, तो जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैलेंसी में कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, पहले 1 to 4 तक आपकी वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी 1 से 4। देखो फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, सेकेंड ग्रुप में जाओगे तो लास्ट में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर जाओगे तो तीन तीन आएंगे। तो ऐसे ही आपका 1 to 4 तक क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन 4 के बाद 0 तक क्या होगा, ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या दिया गया है, एटॉमिक साइज। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम आओगे इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑर्बिट बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ इसमें एक ही ऑर्बिट है, ये 2 ऑर्बिट हो गया, 3 हो गया, तो एटम का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब आप कहाँ जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर अगेन एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, खींच के रखते हैं, जिसकी वजह से साइज क्या होगा, एटम का छोटा हो जाएगा। ठीक, थर्ड देखो क्या गया है, क्या दिया गया है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है इन अ ग्रुप। हाँ, ग्रुप में क्या करोगे, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट जाने पर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगी। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या होती है ये, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, अपनी तरफ खींचने की क्या होती है, ये एनर्जी होती है। मीन्स अगर जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, वही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम आने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इन अ पीरियड ऑन मूविंग टूवर्ड्स द राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Clear the difference between absolute refractive index of a medium and relative refractive index of two mediums. What is the relation between them? और ये क्वेश्चन आपसे और कैसे पूछा जा सकता है, What is relative refractive index? Write its formula, या फिर absolute refractive index, write its formula। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं पहले आपको समझाती हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। एक बार इसको रीड करते हैं। देखो, व्हेन अ लाइट रे एंटर्स इनटू अ मीडियम फ्रॉम वैक्यूम ऑफ एयर, वैक्यूम और एयर होगा। ठीक है, वैक्यूम और एयर। देखो सिंपली एब्सोल्यूट क्या होता है, जब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे तो यहाँ क्या होगा, कोई भी लाइट रे वैक्यूम या एयर, ठीक है, हाँ ये दोनों ही क्या होता है, एक तरह का रेशियो है। ठीक, हमको पता है ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है। अब रेशियो किसका होता है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। मतलब यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो दो चीज़ का, कौन कौन सा, वैक्यूम और एयर और किसी मीडियम का। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एब्सोल्यूट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपके पास दो मीडियम्स ही होती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ वाटर और ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, ग्लास और वाटर बोलो तो वाटर आपका क्या हो गया, मीडियम 1 हो गया, और ग्लास क्या हो गया, मीडियम 2 हो गया। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, दोनों मीडियम्स हो गई। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू 1 म्यू 2 या n 2 1 भी कर सकते हो। ये 1 2 या 2 1 क्या है, एक का दूसरे के रिलेटिव या एक का दूसरे के अपेक्ष या सापेक्ष क्या होता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, ये इसलिए लिखा गया होता है। 1 to 1 आपका क्या हो गया फर्स्ट मीडियम, और 2 क्या हो गया आपका सेकेंड मीडियम हो गया, ठीक। तो एक बार ये हो गया, इसको रीड कर लेते हैं। देखो क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिनोटेड बाय 1 μ2 और n2 1। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, अब हमको इसमें क्या बताना था, रिलेशन भी बताना था रिलेटिव और एब्सोल्यूट में, ठीक है। तो देखो यहाँ से चलते हैं, इक्वेशन ये हमारा जो फॉर्मूला है n21, इसको हम v1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं v2, वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 नेम दे दिया है, वेयर v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम बताया गया। इफ इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड अबव बिलो बाय c, देन अब अगर हम इक्वेशन 1 में दोनों ऊपर नीचे क्या करते हैं, c का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये c मल्टीप्लाई हो गया। देखो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, n21 था इक्वेशन 1, ठीक है, ये v1 अपॉन v2 था, इसके दोनों में ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया है, c का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब c अपॉन v क्या होता है, c अपॉन v हमारा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ये, इसको मैंने n2 से डिनोट कर दिया, और ये c अपॉन v, इस c अपॉन v को ही यहाँ पे उल्टा करके लिखा हुआ है v1 अपॉन c, ठीक है। तो ये हमारा 1 अपॉन n1 हो जाएगा, ठीक। तो 1 अपॉन n1 इंटू n2 हो गया, या फिर इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, n2 अपॉन n1। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, किसमें किसमें, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। सो अब इसको मैं लिख कैसे सकती हूँ, n2 क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और n1 क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, आपको रीजन बताने हैं। इन अ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ पॉन्ड फिश इज नॉट वेयर इट इज सीन, व्हाई। सेकंड क्या है, वाटर बबल्स स्पार्क इन एयर, व्हाई। तो इन दोनों में ही कौन सा फिनोमिना लगता है, रिफ्रैक्शन का, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसमें मीडियम चेंज होता है, लाइट की बेंडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, अब हम यहाँ से कोई देख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे फिश है, पॉइंट P डैश पे कोई फिश है, ठीक है, इसको कोई देख रहे हैं यहाँ से, कहाँ से, रेयर टू डेंसर मीडियम है, ये रेयर है, और ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक। यहाँ से यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो लाइट रे देखो देख रहे हैं, तो ये हमारी लाइट रे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक। तो इसमें बेसिकली है क्या कि हमको जो फिश है वो कहाँ थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो ऐसा क्यों है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक। आप यहाँ से देख रहे हो, लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, ठीक है। देखो सपोज अ फिश इज अवेलेबल इन वाटर एंड एन ऑब्जर्व इन सीइंग इट फ्रॉम रेयर मीडियम एयर, यहाँ से एयर से हम देख रहे हैं, द रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिश पी रिफ्लेक्ट्स बाय रे पी क्यू, ठीक है। ये P और Q हमारी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये लाइट आई जो कि इंसिडेंट हुई है, अब ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे जो कि आपका M और N है। तो रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, जब डेंसर टू रेयर लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल से क्या होती है, थोड़ी बैंड होती है, तो लाइट को निकलना इधर से था, लेकिन बैंड हो गई तो लाइट कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ठीक है। और इसको जब आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो आपको पॉइंट क्या मिल रहा है, P मिल रहा है, तो जो कि फिश हमको P डैश पे ना दिख के P पे दिखाई देती है, थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या था कि स्पार्कल क्यों दिखाई देता है, तो सेम यहाँ पे भी देखो क्या है, व्हेन एयर बबल्स आर फॉर्म्ड इन वाटर स्पार्कल बिकॉज व्हेन लाइट रेज एंटर्स इन रेयर मीडियम टू रेयर मीडियम, मीडियम यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है। then rays with more than critical angle on the base of air and with total reflection reach to our eyes,
यहाँ पे क्या होता है, क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री की होती है, ठीक है। सो क्रिटिकल एंगल से एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। वहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, इसलिए यहाँ पे रेयर मीडियम टू रेयर मीडियम की बात की गई है। और फिर वो लाइट हमारे यहाँ पे इंसिडेंट होती है, जिसकी वजह से हमें स्पार्कलिंग दिखाई देता है बबल्स में, वाटर बबल्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। आपको मैग्नेट की 3 प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में डिफरेंस बताना है, 2 डिफरेंसेस, ठीक है। देखो ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, 3 ये हो गया और 2 ये, ठीक है। चलो देखते हैं। सो फर्स्ट क्या है, इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट एंड रेस्टिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। तो जो भी आपका क्या होता है, मैग्नेट होता है, उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन की क्वालिटी होती है, ठीक है। और सेकंड क्या बोला, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, रेस्ट करता है। जब आप किसी भी बार मैग्नेट को क्या करते हो, फ्रीली लटका रहे हो, जैसे ये बार मैग्नेट है, इसको हम फ्रीली कहाँ कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या होता है, रेस्ट करता है, ठीक। सेकेंड क्या है, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ पोल्स रिपल्स ईच अदर। मीन्स अगर क्या होंगे, सिमिलर पोल होंगे, लाइक पोल्स होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। सिमिलर पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है, मतलब धक्का देंगे एक दूसरे को, चिपकेंगे नहीं। थर्ड क्या है, नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। और अलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपके 3 क्वालिटीज हो गई, प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेट की। अब इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस, ये ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जनरेटर क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन टू मोटर कन्वर्ट्स टू मैकेनिकल एनर्जी और ऑफ रोटेशन। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को दी जाती है, वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और सेकेंड इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस वेरी हाई मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इस प्रिंसिपल, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होता है और क्या करता है, ये बहुत हाई, वेरी हाई मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 14, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मैग्नेटिक लाइंस का आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टी लिखना है। अभी इससे पहले हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी देखी है, यहाँ पे आपके मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे जब आप कोई मैग्नेट लो, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक लाइंस बनती है। जैसे ये कहाँ से, नॉर्थ टू स्टार्ट होके साउथ में खत्म होती है, ठीक है, ऐसी ये लाइंस। तो इन्हीं लाइंस की आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। ये क्या बनाती हैं, एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, जैसे मैंने अभी बनाया था, देखो ये लाइन कभी भी ब्रेक नहीं होती, ठीक है, ये कंटिन्यूअस और क्लोज्ड कर्व बनाती है। सेकेंड, 2 लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जैसे 2 लाइन है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, ठीक है। Third, the magnetic lines of force are curved lines such that the tangent at any point in it gives the direction of the magnetic intensity at that point. मतलब magnetic intensity को क्या करता है, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। फोर्थ क्या है, दिस लाइंस आर इमेजिनरी। ये लाइंस कैसी होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। फिफ्थ, इन दिस लाइंस प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन इज फाउंड। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होती है लाइंस में, रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब फोर्थ फिफ्थ हो गया, सिक्स देखते हैं। व्हेन दिस लाइंस आर वेरी नियर, बहुत पास पास हों,
तब क्या होता है, इट इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एंड डिस्टेंट लाइंस ऑफ लो इंटेंसिटी। क्या करता है, अगर लाइन आपकी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर वो पास हैं तो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी को वो शो करती है मैग्नेट की, ठीक है। सेवेंथ क्या है, देखो, लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड द मैग्नेट आर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड शोज इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। क्या शो करती हैं, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड शो करती हैं। और ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मैग्नेट का, ठीक है। तो चलो, तो आज आपका 3 और 4 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट हो गए, 4 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं, और प्रैक्टिस सेट 3 के आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं, जो कि हम जल्दी ले आने का ट्राई करेंगे। ओके, और बाकी आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।